11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम तो नहीं बताऊंगा, पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह है 17 जुलाई 1984, 22:05 अलवर राजस्थान। और इस आधार पर इनकी कुंडली में चंद्रमा सबसे पहले कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि का बनता है। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, यानी कि ये व्यक्ति को नौकरी देने वाले हो सकते हैं। व्यक्ति कहीं पे नौकरी कर सकता है और एक आय अर्जित कर सकता है। ये चंद्रमा जब शुभ ग्रह हो जाते हैं तो व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, माता और व्यक्ति के स्वभाव, इमोशन और कंटिन्यूअस एक जैसा काम करने वाला बना देते हैं। ये इतनी सी बात होने के बाद ये व्यक्ति के दिमाग में विष भी कम घोलते हैं और व्यक्ति को शुद्ध, शांत और सात्विक बनाने का भरसक प्रयास भी करते हैं। व्यक्ति हमेशा प्रत्येक चीजों को दिल से और अच्छे तरीके से डिसीजन लेने वाला होता है। प्रत्येक चीज को गंभीरता से और गंभीर तरीके से विचार करके, मंथन करके ही किसी निर्णय में पहुंचता है। आइए मैं इनकी कुंडली का दर्शन कराता हूं। सबसे पहले तो ये कुंभ लग्न और कुंभ ही राशि, इस वजह से व्यक्ति के सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और अभी व्यक्ति के ऊपर से दशा बुध की चल रही है। अब इस कुंडली को थोड़ा सा आपको समझा दूं तो इस कुंडली के लिए बुध पंचम और छठे स्थान के अधिपति होते हैं, जो शुक्र के साथ बैठे हैं, जो कि इस कुंडली के लिए राजयोग कारक हैं। और प्रबल जो योग कारक ग्रह होगा वो बुध होगा। बुध बहुत अच्छे और शुक्र भी अच्छे, लेकिन गौर करिए तो जन्म कुंडली के छठे 8वें भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि बन रही है। इस वजह से बुध कमजोरी का भी परिणाम दे सकते हैं। और वो चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ अष्टम भाव के अधिपति शुक्र और बुध का एक साथ मिलना हो रहा है छठे भाव में। इस वजह से ये कमजोरी भी दिखा रहे हैं, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति भी छठे में जाकर के अष्टम इसके साथ युति कर रहे हैं। भाग्य भाव में उच्च के शनि बैठे हैं, जो इस कुंडली के लग्नेश होते हैं, व्यक्ति को भाग्यशाली बना रहे हैं। परंतु इस कुंडली में सर्वाधिक मारक ग्रह के रूप में जो मारकेश कही जाएगी वो गुरु, दूसरे सबसे ज्यादा गुरु मारक होंगे इस कुंडली के लिए, द्वितीयेश और लाभेश अकेले बैठे हैं लाभ को, और व्यक्ति के प्राप्त जो चीजें जीवन में जो भी प्राप्त होने वाली वस्तुएं होती हैं उसको कम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मारक गुरु, उसके बाद सूर्य और तीसरे नंबर पे मंगल होंगे, जो कि तृतीय और दशम स्थान के अधिपति। यानी कि इन तीन दशाओं में व्यक्ति को सावधान होने की आवश्यकता है। बुध की दशा में थोड़ा बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, पर बुध में जब शुक्र चलेंगे तो व्यक्ति को परेशानी मिल सकती है। और अभी इनकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो अभी इनकी कुंडली में बुध में जो स्थिति चल रही है उसके आधार पर अभी सूर्य चल रहे हैं। उसका मतलब उसके पहले शुक्र ही चले थे और उसके पहले केतु, यानी कि ये व्यक्ति 2018 से और भी ज्यादा परेशान हो सकता है। दूसरी बात कि अगर हम गौर करें तो कुंभ लग्न की कुंडली और कुंभ ही राशि, इसके ऊपर से ढैया 7.5 का असर। अब 2-3 बात और भी समझने वाली है कि इनकी कुंडली में शुक्र जो कि चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के रोग में, और यहाँ पे राहु उच्च के, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का लाभ तो मिल जाता है, लेकिन व्यक्ति को कई बार मशक्कत बड़ी ज्यादा तीव्र करने की आवश्यकता पड़ जाती है। चतुर्थ और पंचम के राहु हमेशा ही अच्छे परिणाम देते देखे जाते हैं, लेकिन अगर इस भाव का अधिपति कमजोर रहा तो निस्संदेह ये राहु परेशानी के द्योतक भी बन जाते हैं। जैसे कि इनकी कुंडली में शुक्र छठे भाव में बैठ करके व्यक्ति को रोगी और दूसरों के यहाँ नौकरी करने वाला बना रहे हैं, और उनकी जो नक्षत्र की स्थिति है वो पुष्य नक्षत्र है, जिससे शुक्र को बल मिल रहा है। और उस नक्षत्र के अधिपति भाग्य भाव में बैठ करके व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्ति के प्रभाव, व्यक्ति के चल अचल संपत्ति का लाभ, व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन आदि से जोड़ करके क्षेत्र में लाभ देने वाला, केमिकल इंडस्ट्री से मशीनरी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जोड़ करके काम करने वाला, दलाली और एजेंट और शेयर ब्रोकर आदि का काम भी व्यक्ति कर सकता है। ये चंद्रमा इनकी कुंडली में शुभ ग्रह है ऐसी स्थिति में। लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ पे शुक्र और बुध का एक साथ बैठना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि शुक्र की युति अष्टमेश के साथ और भाग्येश की युति अष्टमेश के साथ हो रही है। इस वजह से ये ठीक नहीं है। यहाँ सूर्य और बुध, सूर्य इस कुंडली में मारक होते हैं और छठे भाव में अपने भाव से पीछे जा रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव के कारक के साथ हैं। याद करिए मैंने एक सूत्र बताया था जहां मैंने ये बात बताई थी उसमें कि सप्तम भाव के अधिपति, ध्यान से, सप्तम भाव के अधिपति अगर सप्तम के कारक के साथ बैठे हों तो दांपत्य को कमजोर नहीं होने देते, पर व्यक्ति के रोजगार में भी कमजोरी नहीं होती और डेली बेसिस का इनकम भी कमजोर नहीं होता है। लेकिन प्रतियोगिता जरूर शामिल होती है। क्यों? क्योंकि सप्तम के अधिपति सूर्य की अगर हम स्थिति की चर्चा करते हैं तो उनकी स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में मृतप्राय है, डिग्री से वो 1 डिग्री के हैं। इस वजह से व्यक्ति का डेली बेसिस का इनकम अभी की दशा में शुक्र के बाद सूर्य
और सूर्य के बाद चंद्रमा। तो शुक्र के बाद जब सूर्य जब तक चलेंगे तब तक व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो ग्रह जिस दशा में व्यक्ति जी रहा है वो ग्रह एक तो प्रतियोगिता में है, ऊपर से जन्म कुंडली में उसके ऊपर जो है वो अष्टमेश का प्रभाव है, यानी कि सप्तम और अष्टम का योग, और चतुर्थ ये व्यक्ति को कई तरीके से मानसिक कमजोरी और मानसिक प्रलाप का कारण बनाता है। व्यक्ति के अंदर तात्विक लक्षण की कमजोरी देखी जाती है। और एक बात और गौर करिएगा, परसों दिन के कार्यक्रम में या कल ही के कार्यक्रम में, शुक्रवार वाले कार्यक्रम में मैंने ये बात बताई थी कुंडली विश्लेषण वाले में कि मिथुन राशि और कन्या राशि ये दो राशियां जो हैं वो बुध के अंतर्गत काम करती हैं, पर कन्या राशि जो है वो सकारात्मक राशि है और निगेटिव राशि होती है बुध की मिथुन राशि। तो गौर करना, तो पंचम भाव में निगेटिव राशि का निर्माण हुआ और शुभ या सकारात्मक राशि का निर्माण जो मूल त्रिकोण राशि है वो अष्टम भाव में फंस गया। इस वजह से व्यक्ति जो है वो कई बार वो धन, वो प्रतिष्ठा, वो पद, वो बुद्धि अर्जित नहीं कर पाता है जो उसको करना चाहिए या जो उसको मिलना चाहिए। वस्तुतः सप्तम का अधिपति अगर अष्टम भाव के अधिपति के साथ युति करके छठे भाव में अपने आप को रोगी बना रहा होगा तो निस्संदेह दाम्पत्य को और डेली बेसिस के इनकम को भी प्रतियोगिता में रखेगा। दूसरी बात है, सूर्य छठे भाव में बैठे हैं और गुरु अकेले। अब जरा ध्यान से समझने की बात है, तो व्यक्ति का उत्तरार्ध कैसा है, तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ठीक भले न रहे पर अंतिम जो काल होता है, संपूर्ण जीवन कहने का मतलब है अगर एक वक्त जहां हम खुद के बल पे काम करते हैं, जहां हम खुद के बल पे भरोसा रखते हैं, जहां हम खुद के बल पे कुछ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने एक सूत्र और भी बात बताई थी कि जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठे, जन्म कुंडली के 10वें और जन्म कुंडली के 11वें ये भाव के अधिपति अगर इन्हीं भावों में बैठे हों तो व्यक्ति का उत्तरार्ध बड़ा अच्छा बीतता है। यानी कि ये बात कही जा सकती है कि व्यक्ति का संपूर्ण अच्छा है। इसका मतलब कि ये बात है अभी भले ही व्यक्ति रश कर रहा है लेकिन आगे चल करके ये अच्छा देने वाले हैं। अकेले बैठे हैं इस वजह से कारको भाव नाशाय का जो लोकोक्ति जिसे कहा जाता है वो वस्तुतः कोई सिद्धांत नहीं है। आप लोगों को ये बात कई बार बताई जाती है कि कारको भाव नाशाय, कारक भाव का अधिपति अगर उसी भाव में अकेले बैठा हो तो उस भाव का वो हंता हो जाता है, स्वयं ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है। लेकिन इसके बारे में एक तथ्य और भी आती है बात कि ये सिर्फ एक लोकोक्ति है जो सिर्फ कई कुंडलियों पे देखी जाती है, वो कोई आवश्यक नहीं है कि वो प्रत्येक कुंडली पे लागू, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये सिर्फ इस बात पे निर्भर करती है बात कि वो कितना कमजोर और कितना बलवान है। ये इस बात पे निर्भर करेगी बात कि लग्नेश कितना मजबूत और लग्नेश कितना बलवान है, या लग्न कितना बली या लग्न कितना बलवान है। इनका लग्न 23 डिग्री का है तो लग्न 23 डिग्री का हो जाएगा तो लग्न जो है वो प्रबुद्ध है और वो ज्ञात करने की बात है कि वो अवरोही क्रम में जा रहा है, अवरोह की स्थिति में है। गंभीरता से विचार करना, ऐसी खाली नहीं कि पंडित जी यहां बैठे हैं, पंडित जी यहां बैठे हैं, बस ऐसा नहीं होता है। यहाँ गुरु अकेले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर हो जाएंगे। यहाँ पे सूर्य बुध शुक्र ऐसे बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि दाम्पत्य कमजोर हो जाएगा। खाली भावफल करने वाले पंडितों की संख्या बड़ी ज्यादा है तो बच के रहना। दूसरी बात, मैं किसी का वो टांग नहीं खींच रहा पर ये बात है, अधकचरे वाले से मैं बोल रहा हूं। तो दूसरी बात है, दरअसल मैं यहाँ पे ये क्या कहने वाला था कि यहाँ पे लग्न जो है वो अवरोही क्रम में बढ़ रहा है, युवा नहीं है, वो 23 डिग्री का है। और दरअसल लग्न जो है वो पूर्वा भाद्रपद का, पूर्वा भाद्रपद कुंभ राशि है तो पूर्वा भाद्रपद का होना और लग्न के प्रभाव में गौर करिए तो लग्न कुंभ का है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गुरु का और लग्नेश बने शनि, इन दोनों में साम्य बड़ा कमजोर होता है। शनि तो उनको मित्र बनाना चाहता है लेकिन गुरु उनसे हीनता रखते हैं। गुरु बुध और शनि को बड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं क्योंकि शनि भी गुरु को अपनी तरफ ही खींचना और आकर्षित करना चाहते हैं, पर गुरु तो स्वयं सकारात्मक है। और गौर करने की बात यह भी है कि इनकी कुंडली जो बनती है वो बनती है कुंभ लग्न की, और कुंभ लग्न जो है वो घड़ा जो है, अब समझने की बात है, निकट आइए और तब बताता हूं। कुंभ लग्न जो होता है उसके प्रतीक चिन्ह को देखिए। प्रतीक चिन्ह कैसा है? प्रतीक चिन्ह ऐसा है कि वो जातक जिसके ऊपर से वो घड़ा रखा गया है, जिसके ऊपर उसकी गर्दन और कंधे झुके हुए हैं, झुके हैं ना, प्रतीक चिन्ह को देखना कुंभ राशि में। और वो जो घड़ा है उसके अंदर है क्या? वो घड़े के अंदर अमृत भरा हुआ है। तो मकर राशि जिसके अधिपति शनि होते हैं और कुंभ राशि जिसके अधिपति शनि होते हैं, इसी वजह से मकर राशि गौण राशि कही जाती है, क्योंकि वो मगरमच्छ है, घड़ियालू आंसू बहाएगा।
लेकिन कुंभ राशि का जो अधिष्ठाता ग्रह है शनि, ये दार्शनिकता दे देता है। और वस्तुतः गौर करना तो एकादशवां भाव जो होता है वो संपूर्ण लाभ है। वो एक ऐसा भाव है जहां पे सारे ही ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं अगर लाभेश अच्छी स्थिति में हो तो। है कि नहीं बात? समझने की बात है, ये बड़ी गंभीर बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु जो लग्न के नक्षत्र, जो लग्न का नक्षत्र बना और जो लग्नेश बनते हैं, वो दोनों बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, वो सामान्य शत्रु ही होते हैं। और ये दोनों बैठे कैसे हैं? तो मंगल के साथ शनि बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये भाव कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और गुरु अकेले तृतीय एकादशवें के संबंध में, और गुरु इस कुंडली के लिए प्रबल मारक होते हैं द्वितीय होकर के। तो कहने का मतलब है कि यहां पे जब गुरु की दशा चले, मंगल की दशा चले, सूर्य की दशा चले, और व्यक्ति का लग्न जब अवरोही क्रम की तरफ बढ़ने की स्थिति में है, तो निसंदेह व्यक्ति को मशक्कत करनी होगी। और तब ये बात पूर्णतया लागू हो जाएगी कि हां हो सकता है, क्योंकि ग्रह अब लग्न जो है वो बूढ़ा हो रहा है, बुढ़ापे की तरफ है, जवान नहीं है, वो जवानी को भोग चुका है। इस वजह से ये बात लागू हो जाएगी कि हां एकादशवां भाव प्रभावित हो रहा है। लेकिन फिर भी उसके पास कितना भी बल है, तो गुरु जो है वो मूल नक्षत्र के हैं, वक्री हैं 12 डिग्री के, इस वजह से उनका कुछ प्रभाव जो है वो दशम का भी मिलेगा। मतलब व्यक्ति को मशक्कत अभी करनी पड़ रही है क्योंकि वो बुध की दशा में जी रहा है, क्योंकि बुध शुक्र के साथ बैठे हैं जो मानसिक शांति नहीं प्राप्त कराने दे रहा है, क्योंकि यहां के अधिपति रोग में बैठे हैं। सूर्य भी रोगी और शुक्र भी रोगी और बुध भी रोगी। समझने की बात है। चंद्रमा पहले ही जन्म कुंडली में अकेले बैठे हैं और गुरु और चंद्रमा का संबंध ठीक नहीं है। चंद्रमा और मंगल का संबंध नवम पंचम का है। इस वजह से व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, कुल का लाभ मिल जाता है। पर इनके काम में भाग्य को जरा समझने की बात है। भाग्य भाव में उच्च का शनि जो जन्म कुंडली का व्ययेश भी है, तो ध्यान से समझने की बात यह भी दिखती है कि भाग्य भाव में उच्च का शनि बैठा है जो इस कुंडली के मारक ग्रह के साथ उपस्थिति अपनी, इस कुंडली में मंगल जो है वो मारक ग्रह का प्रभाव दिखाएंगे क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति हैं, और शनि और मंगल दो दो पापक ग्रहों का प्रभाव जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे पड़ेगा तो इसका दो प्रभाव दिखेगा। एक क्या कि व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, ढाढ़स, साहस, उद्यम करने वाला, उद्यमशील, मनोरथ को सिद्ध करने के लिए हमेशा ही शीघ्रता से निर्णय लेने वाला, और व्यक्ति दूर देश जा करके चाहे कहीं भी रह करके पैसे कमाने के पीछे भागने वाला होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर शनि और मंगल दोनों का प्रभाव रहेगा तो निस्संदेह व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसका वो संपूर्ण परिणाम अपना प्राप्त करने वाला हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान से कभी भी ये शिकायत नहीं कर सकता कि मैंने मेहनत ज्यादा किया है पर मिल नहीं रहा। ये दशा का प्रभाव है जो आपको मशक्कत करवा है। लेकिन यहां से छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कमजोरी भी आ जाएगी। हो सकता है छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा मतभेद भी बने, क्योंकि दोनों नैसर्गिक रूप से तो शत्रु होते हैं, सामान्य होते हैं, दोनों पापक हो जाते हैं और क्रूर भी होते हैं। मंगल पापक और शनि भी पापक, और उसकी तीसरी दृष्टि गुरु पे पड़ी जो धनेश है। तो धन भाव के अधिपति के ऊपर अगर जन्म कुंडली के लग्नेश का संबंध बनेगा, लग्न और धन का संबंध बना, तो धन तो है लेकिन मेहनत करने के बाद। क्यों? क्योंकि मंगल के साथ है। मंगल कौन है? जन्म कुंडली का दशम का अधिपति। तो दशम के अधिपति, लग्न के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं। कहां? भाग्य भाव में। यानी कि व्यक्ति उद्यमशील है, मेहनत करने वाला है, पिता से जुड़ करके भी कोई काम करना चाहे तो आप कर सकते हैं, जो आपके पूर्वज करते आए हो। अगर आप वो काम करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, क्योंकि दशम स्थान के जो अधिपति मंगल हैं वो धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं। मंगल के पास बल कितना है? जब हम इस बात की चर्चा करते हैं तो आपकी कुंडली के आधार पर वो ग्रह वृद्ध है, चंद्रमा वृद्ध, बालकपन की अवस्था में बुध होंगे क्योंकि 24 डिग्री के हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में जिस अवस्था में है उसके आधार पर 12 डिग्री में वो युवावस्था के होंगे। यानी कि अपनी दशा में, गुरु की दशा में व्यक्ति को एक अच्छा परिणाम मिल सकता है क्योंकि वो ग्रह अवस्था में ठीक है। दूसरी बात, गुरु के बाद अगर शुक्र के और शनि की बात करते हैं तो शुक्र भी जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे है वो वृद्धि होंगे, क्योंकि वो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में 10 डिग्री पे है तो वृद्ध हो गए। शनि जो है वो जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं वो 16 डिग्री के युवावस्था के होंगे। राहु और केतु की स्थिति अगर मैं देख रहा हूं तो ऐसी स्थिति में राहु जो है वो 11 डिग्री के और वृद्ध होंगे वो भी। यानी कि अधिकतम संख्या में जो ग्रह हैं, राहु, केतु, शुक्र, ये सब वृद्ध हो रहे हैं। और इस कुंडली में जरा गौर करने की बात है कि शुक्र कौन है? इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह जो राजयोग बना सकता है, और वही प्रतियोगिता कर रहा है, और साथ ही साथ वो वृद्ध भी है। शुक्र अगर बढ़िया रहे कुंडली में तो व्यक्ति को सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने में मशक्कत ना करनी पड़े।
पर गौर करने की बात है, मैंने एक योग बताया था, कुहू योग। क्या बताई थी उसमें बात कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति का संबंध अगर छठे, आठवें और 12वें भाव के अधिपति के साथ हो जाए तो व्यक्ति को मशक्कत करनी पड़ती है। पर जन्म कुंडली में यहां पे उच्च के राहु बैठे हैं और यहां पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं और शनि उच्च के होकर के बैठे, यानी कि शनि और मंगल का संबंध अगर गौर करें तो चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ और चतुर्थ भाव से बन रहा है। वो कैसे? क्योंकि चतुर्थ के अधिपति शनि शुक्र यहां बैठे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ेगी या मंगल का संबंध अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से पड़ेगा और यहां पे राहु उच्च के होकर के बैठे हैं, तो व्यक्ति को चल अचल संपत्ति तो शुक्र, शनि, मंगल और राहु की दशा में मिल जाए। पक्की बात है, समझ में तो आ रही होंगी चीजें। अब आगे बढ़ता, धन कैसा है? धन के अधिपति लाभ में, वो व्यक्ति को मशक्कत करवाएंगे, क्योंकि जिस दशा में आप अभी गुजर रहे हो, ध्यान से समझने की बात है, उस दशा से अगर हम सूर्य का संबंध देखते हैं तो बुध और सूर्य दोनों छठे भाव में बैठे हैं। इस दशा काल में व्यक्ति का धन हानि हो, व्यक्ति को नुकसान में जाना पड़े, क्योंकि दोनों ही अच्छे नहीं हैं और नहीं अच्छे भाव में बैठे हैं। इस वजह से वो खाली विपरीत परिस्थिति का निर्माण ही कर रहे हैं और वही करवा रहे हैं। तो इस कुंडली में वक्त कब अच्छा आएगा? 22 के 5वें महीने के बाद, और जब इस कुंडली में राहु आए 2024 में, तब 2024 में बहुत अच्छा, हालांकि वो भी ग्रह अवस्था में वृद्ध है, पर थोड़ी बहुत अच्छाई इस स्थिति में हम देख सकते हैं, क्योंकि उस पे मंगल और शनि का प्रभाव है, या इस भाव के अधिपति के ऊपर कम से कम इस कुंडली के लग्नेश की दृष्टि है। इस वजह से राहु को बल मिल जाएगा। दूसरी बात है कि इस राहु की स्थिति को अगर हम गौर करते हैं तो ये सम संख्या में बैठे हैं। सम संख्या के राहु अगर धन भाव से संबंध बनाए, क्योंकि मूलतः ये 2 नंबर की राशि यहां बनी है, तो धन भाव से या 2 नंबर से अगर राहु का संबंध बन जाए या उच्च के राहु हो जाए किसी भाव में, तो उस भाव का वो संपूर्ण फल देने लगते हैं। नक्षत्र जो है वो रोहिणी का है, जिसका अधिपति चंद्रमा इस कुंडली के लिए रोगेश होता है। तो चंद्रमा भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं है, यानी कि चंद्रमा, सूर्य, बुध सामान्य, गुरु और मंगल ये कुंडली में कमजोर होंगे, इनकी दशाएं। परंतु वो चंद्रमा अगर लग्न में बैठे हैं और निसंदेह उनके ऊपर किसी पापक ग्रह का कोई असर नहीं है, तो चंद्रमा की दशा भी व्यक्ति की कुंडली में अच्छी जा सकती है। यानी कि सूर्य के बाद चंद्रमा की स्थिति भी जन्म कुंडली में कुछ ठीक है, क्योंकि वो चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं और वो गुरु अकेले स्वग्रही होकर के बैठे हैं। ये गौर करने की बात है। अब इसी स्थिति को आप यहां देखो तो चंद्रमा उच्च के हैं, वर्गोत्तम और उच्च के। इस वजह से भी और इस आधार पर अगर हम इसको दशमांश में भी देखते हैं तो इस बात की पुष्टि हो रही है कि चंद्रमा की दशा अच्छी जा सकती है, जो कब आने वाली है? 22 के 5वें महीने में। क्लियर है? पर ये वक्त काटना होगा। दूसरी बात कि आपकी कुंडली के लिए शुक्र और शनि और बुध का यहां बैठना, कंप्यूटर सेक्टर से भी जुड़ करके व्यक्ति का अगर काम करना चाहे तो भी कर सकता है। वैसे दाम्पत्य आपका ठीक है, क्योंकि सप्तम के अधिपति गुरु जो मंगल बनते हैं वो राहु के साथ है, प्रेम रहेगा, पर राहु के साथ है वो जलाएगा भी। इस वजह से अगर 1984 के हैं तो दाम्पत्य को कमजोर मत होने देना और नहीं प्रताड़ित और प्रभावित करना उन्हें। तो ये बात है। सूर्य और गुरु का प्रभाव ठीक है, व्यक्ति कभी भी तोड़ने के ऊपर भरोसा नहीं करता है और किसी न किसी स्थिति में विवाह को अंतिम परिणति देता है और अच्छाइयां उसमें शामिल रहती हैं। मुंहफट है, कई बार पत्नी ऐसी मिल जाती है जहां पे वो कुछ भी बोल दें या फिर कई बार उनको मनाना पड़ता है, लेकिन ये बात ठीक है। दाम्पत्य खराब नहीं, क्योंकि शनि और बुध जैसे 2 ग्रह बैठे हैं, स्वग्रही होकर के शनि बैठे हैं, लग्न में उच्च के चंद्रमा बैठे हैं, गुरु भी उच्च के हैं, तो आपका दाम्पत्य और कुंडली की जो आर्थिक स्थिति। अब ये फिर एक बात ये भी, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कुंडली की जो आरंभ की स्थिति है वो हो सकता है कि थोड़ा कमजोर हो, पर फाइनली ग्रह अच्छा हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी उच्च के हो रहे हैं, गुरु भी उच्च के हो रहे हैं, शनि भी स्वग्रही हो रहे हैं, चंद्रमा वर्गोत्तम भी है, हर जगह केंद्र में आ रहा है, त्रौर लग्न में बैठ रहा है। ऐसी स्थिति में आप चंद्रमा की दशा में कुछ लाभ प्राप्त करोगे जो 23 तक चलेगा। उसके बाद मंगल आ जाएंगे तो कर्म क्षेत्र ठीक होगा, फिर से थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति वहां बनेगी, लेकिन राहु की दशा के बाद की स्थिति अच्छी होगी और गुरु भी अच्छे होंगे। हालांकि गुरु इस कुंडली के लिए अगर मैं संपूर्ण बताऊं तो नवमांश कुंडली में उच्च हो रहे हैं, तो वो भी अपनी अंतिम परिणति अच्छी ही देने वाले हैं। नवमांश कुंडली के बाद अगर मैं D10 चार्ट की बात करूं तो D10 चार्ट में लग्न कन्या का बना व्यक्ति को व्यवसाय भी करना चाहिए या कर सकता है, या व्यक्ति जिस काम में है अभी उसी काम में लगा रहे। अगर कुछ अलग करना चाहता है तो 22 के 5वें महीने से। दूसरी बात है कि व्यक्ति की कुंडली में कर्म कौन सा बनता है, तो लग्न सूर्य, चंद्रमा और दशम
अगर इन चारों को हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति में मुझे जहां तक ये बात समझ में आती है तो लग्न, सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो दशम स्थान के अधिपति हैं, इन सब में सबसे अच्छी स्थिति चंद्रमा की बन रही है। और चंद्रमा बुध से जो हैं वो षडाष्टक में बैठे हैं, यानी कि बुध और चंद्रमा का संबंध कभी कभी अगर हम चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय करेंगे तो हो सकता है कि मुझे दिक्कत हो, या फिर हो सकता है कि जातक को परेशानी हो, क्योंकि वो बुध के साथ चंद्रमा का संबंध षडाष्टक का बन रहा है, वो ठीक नहीं होता है। और बुध वैसे भी छठे और तीसरे भाव, पंचम भाव के अधिपति, और चंद्रमा जो है जन्म कुंडली में रोगेश होते हैं। इस वजह से वो प्रतियोगिता शामिल कर रहे हैं और व्यक्ति को ऋण में डाल रहे हैं। पर चंद्रमा की दशा जब आएगी तो ऋण मुक्ति का भाव भी जागृत होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में लग्न से संबंध बना रहे हैं। ऋण मुक्ति का भाव 12वां, वहां के अधिपति उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल और शनि का संबंध है, शनि का संबंध ऋण भाव पे जा रहा है, व्यक्ति को ऋण से मुक्ति करा सकते हैं। गुरु हैं जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के तृतीय भाव पे है, वो ठीक है। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे है, वो ठीक है। तो आय बढ़े। पर इस कुंडली की कमजोरी क्या है? इस कुंडली की कमजोरी शनि मंगल का भाग्य भाव में एक साथ बैठना। कई बार आपसे पहले आपका भाग्य जाकर के आपका काम बिगाड़ देता है। वहां उच्च के मंगल, उच्च के शनि बैठे तो हैं पर व्ययश भी होते हैं इस वजह से। दूसरा, इस कुंडली का दूसरा और सामान्यतया एक कमजोर प्लैनेट जो खाली मेहनत ही करवा रहा है, भाग्य में अवरोध भी पैदा कर रहा है। सूर्य अगर केंद्र में बैठे होते या लग्न में या फिर भाग्य में पंचम में बैठे होते तो कुछ अच्छाइयां दिख जाती, पर गुरु भी अकेले, और गुरु और सूर्य अगर जन्म कुंडली में पापी भाव में या फिर अपचय भाव वगैरह में बैठे हों तो कुंडली को एक नेगेटिव अप्रोच मिल जाता है। ये चीजें दिख रही हैं। अब एक बात और बता दूं, अगर मैं होरा कुंडली की चर्चा करता हूं या दशमांश कुंडली में ही अगर और निकट से आकर के देखूं तो गुरु और राहु एक साथ, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो कर्म को लेकर के बहुत या सही स्ट्रैटेजी कई बार नहीं बना पाता है। जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में शनि और सूर्य का एक साथ 12 नंबर की राशि में बैठना, जहां जन्म कुंडली में शनि नीचाभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति का कई बार टशन हो जाता है निर्णय लेने में, और व्यक्ति कई बार सही निर्णय लेने से चूक जाता है या गलतियां या स्वयं की गलती से बार बार पश्चाताप भी करता है। या एक बात और कह दूं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार गलत निर्णयों के कारण रोजगार से छूट जाता है, रोजगार से विमुक्त हो जाता है, या कई बार गलत निर्णय के कारण ऋण में चला जाता है, या उसके अपने ही निर्णय से पश्चाताप का भाव जागृत होता है। हालांकि सूर्य उसके पास बल है, वो दे सकते हैं। चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, आपको व्यवसाय कर लेना चाहिए। अब पर किसका? आपकी कुंडली में लग्नेश उच्च के हैं और तुला राशि के बैठे हैं, शुक्र को देख भी रहे हैं, तो शुक्र और शनि से संबंधित आप व्यवसाय कर सकते हो। दशम स्थान के अधिपति मंगल जो है वो विशाखा नक्षत्र में है और गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं। तीसरे नंबर पे गुरु से संबंधित कारोबार कर सकते हो। लेकिन अगर गौर करने की बात है तो अभी चल रही है बुध की दशा और आने वाली है केतु। आप नेटवर्क से संबंधित क्षेत्रों में भी काम कर सकते हो, नेटवर्किंग, कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित दुकान या फिर आदि चीजें। लेकिन इस पे एक बहस की आवश्यकता है, इस पे एक मंथन की आवश्यकता है कि व्यक्ति को वस्तुतः करना क्या है। पर व्यक्ति हार्डवेयर से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, केमिकल से संबंधित, रासायनिक चीजों से संबंधित जो चीजें होती हैं केमिकल इंडस्ट्री में, या फिर मजबूत और भारी पत्थरों से संबंधित, टाइल्स और मार्बल से संबंधित, पेंट से संबंधित, चूने का कारोबार भी बनता है, पेंट का कारोबार भी बनता है, बालू गिट्टी छड़ सीमेंट इन सब चीजों का भी कारोबार बन सकता है, ट्रांसपोर्ट आदि का कारोबार भी व्यक्ति कर सकता है, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित भी कारोबार व्यक्ति कर सकता है, किताब पब्लिशिंग आदि संबंधित क्षेत्रों से भी क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है, कुरियर सर्विस भी व्यक्ति चालू कर सकता है। अपने अंडर में 10 लोगों को रख करके पोस्ट ऑफिस का कार्य, जो पोस्ट ऑफिस में जो चीजें करी जाती हैं, रिपोर्ट करना, किसी को कोई सामान पहुंचाना, ये काम भी व्यक्ति कर सकता है। बुध की स्थिति है ना, बुध की दशा है। अब जरा और भी इसको गंभीरता से समझिए तो बुध से 5वां मंगल का भाव बना, बुध से 5वें भाव में मंगल की राशि बनी, यानी कि बुध और मंगल का संबंध कैसा है? दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। और मंगल इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वो मेहनत ही खाली करा रहे हैं। धर्म कर्माधिपति केंद्र त्रिकोण तो आपको एक सामान्य सा दिख रहा है, वो पर वो है नहीं विशेष। दूसरी बात है क्योंकि दशम स्थान के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं, दशम स्थान के अधिपति लग्न के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं। व्यक्ति आरंभ से ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। विदेशों से संबंधित आप कारोबार कर लो, ट्रेडिंग का कारोबार कर सकते हो, आपकी कुंडली में उसके भी योग है। राहु उच्च का बैठा है, शनि उच्च के बैठे हैं, गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं, पंचम भाव का अधिपति जो है वो सूर्य के साथ बैठा है। आप शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि का भी काम कर सकते हो। ये सारा क्षेत्र आपकी कुंडली में बनता है, कोई भी चुन लीजिए, इतना सारा ऑप्शन
मैं वो नहीं हूं जो आपको खाली वो बताऊंगा, मैं पूरी प्लेट आपके सामने रख दूंगा, जो बिस्किट उठाना है ले लो, खा लो, भरा है। ये स्थिति बनती है। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली के लिए भाग्य थोड़ा कमजोर हो रहा है, आपकी कुंडली का धन क्षेत्र थोड़ा कमजोर है, जरूर कमजोर है। पंचम भाव ठीक है, हालांकि वो भी प्रतियोगिता ही कर रहा है। पर ग्रहों के संबंधों को देखिए, गुरु अकेले, गुरु का लग्नेश के साथ संबंध ठीक है, मतलब शनि और गुरु में दशा में जब ये आए अंतर प्रत्यंतर में भी तो लाभ दे सकते हैं। गुरु में मंगल भी ठीक जाएंगे। पर आप गौर करना, तो शनि की दशा में जब बुध की दशा चलेगी तो कमजोरी बन सकती है, लेकिन ये दोनों दरअसल एक दूसरे से चौथे बैठे हैं तो कुछ हानि भी होगी। इस कुंडली में धन भाव के अधिपति गुरु की जब दशा अंतिम चलेगी तो परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य से संबंधित, और व्यक्ति हड्डी से संबंधित, नसों से संबंधित और रक्त से संबंधित समस्या से गुजर सकता है। ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। और इनकी कुंडली के लिए जो सबसे अच्छा अंक साबित हो सकता है, वो सबसे बढ़िया अंक इनके लिए 5 अंक साबित हो सकता है। 5 अंक बड़ा अच्छा साबित होगा। इनकी कुंडली के लिए नीला रंग अच्छा साबित होगा, आसमानी रंग अच्छा साबित होगा, काला रंग अच्छा साबित होगा। इनकी कुंडली के लिए शनिवार का दिन बड़ा अच्छा साबित होगा। और हमेशा ही इनके लिए वृषभ राशि के लोग, तुला राशि के लोग, धनु राशि के लोग, धनु थोड़े कम, पर वृषभ और तुला और मिथुन अच्छे साबित होंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली के हिसाब से अगर गौर करते हैं तो इस आधार पर कुछ हद तक आपके लिए जो दिशा साबित होगी वो पश्चिम दिशा भी अच्छी साबित हो सकती है। अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ जाकर के कोई काम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या फिर उत्तर पूर्व की दिशा भी आपकी कुंडली के लिए अच्छी साबित हो सकती है। धन कमाने के लिए आप इन दिशाओं में जा सकते हो। अगर आपकी कुंडली के हिसाब से मैंने जो वक्त की बात करी तो 22 का 5वां और बहुत अच्छे तरीके से 24 के 10वें, तब तक आप ये सारा क्षेत्र आजमा लो, खंगाल लो, देख लो। पर एक बात और है, आपकी कुंडली में आपकी दशमांश कुंडली कमजोर नहीं है, दशमांश कुंडली ठीक है, क्योंकि दशमांश कुंडली में लग्न में चंद्रमा, दशम स्थान में शुक्र, आप वस्त्र और कपड़ों से संबंधित भी कारोबार कर सकते हो। शुक्र और चंद्रमा केंद्र में है, इस वजह से पत्नी के साथ जुड़ करके भी व्यक्ति काम कर सकता है। दूसरी बात बता दूं तो शनि और सूर्य का संबंध लगने से बन रहा है, चंद्रमा पे दृष्टि है, इस वजह से मन भटकता है और मन कई बार अशांत होता है। इसके लिए अब व्यक्ति काम क्या करे, गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकता है। दूसरी बात और भी है कि इसके अलावा, हालांकि मैं आपको उपाय यह नहीं बताने वाला, पर अगर मैं और भी 2-3 चीज आपको समझा दूं तो इतनी बात कहूंगा कि आपकी कुंडली के लिए ये सारी चीजें अभी वर्तमान के लिए बिगड़ी हुई हैं, पक्की बात है। और जैसे ही केतु आएंगे वो काम करेंगे, वो काम पक्का करेंगे, क्योंकि वृद्ध होकर के बैठे हैं तो थोड़े देर सही, और बुध में चंद्रमा, उसके बाद मंगल, तो ढाढ़स रहे तो व्यक्ति जीत जाए। उपाय के तौर पे मैं आप मुझे संपर्क करना, उपाय मैं दूंगा, गारंटी है लाभ होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।